हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। विजन आईएएस के पीटी 365 को कवर किया जा रहा है, जो कि आपका ये लास्ट स्टडी मटेरियल आया हुआ है, जो अप्रैल 2024 से 15 मई 2024 तक के करंट अफेयर को कंप्लीट करता है। इसके संदर्भ में इसके पहले के जितने भी करंट अफेयर के आपके अप्रैल 2023 से ये जो करंट अफेयर की सीरीज चलाई गई थी उसको आपको कंप्लीट कराया गया है। प्रत्येक सब्जेक्ट को एक सीक्वेंस वाइज जिस तरीके से आपका पीटी 365 आया उसी तरीके से प्रत्येक को कवर कराया गया। अभी आपके एग्ज़ाम के लिए 3-4 दिन बचे हुए हैं, तो आप करंट अफेयर की वीडियो देख सकते हैं जो आपने रिवाइज़ किया हुआ है, जिससे रिवीजन भी हो जाएगा और आपको रिकॉल भी आप आसानी से कर सकेंगे। तो आप इस सेशन को साथ साथ जैसे कि ये तो अभी अपडेटेड ही आया हुआ है, तो इसको आप 1-2 बार देख लीजिए और उसके पहले के जितने भी वीडियो हैं उनको तो आप ऑलरेडी देख ही चुके होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी जो हमने इसके अंतर्गत आपके पार्ट फर्स्ट और सेकंड को कवर किया है, इसको हम एक साथ भी आपका कंप्लीट करा सकते थे, लेकिन जानबूझ के आपको एक मैराथन नहीं दी। तो ये कि आप अगर जैसे 45 से 50 मिनट का है तो आप कुछ भी कर रहे हैं तो अपना जैसे पढ़ के आप फ्री हो गए हैं तो आप इनको देख लें। तो इससे ये रहेगा कि आप कुछ काम करते हुए भी वीडियो देख लेते हैं, तो एटलीस्ट आपका करंट अफेयर का जो अब ये नया अपडेटेड आया हुआ है वो तो कवर हो जाएगा, क्योंकि पहले का तो आप ऑलरेडी पढ़ ही चुके होंगे, लेकिन ये अपडेटेड वाला है तो इसको कि आपका कम समय में ये रहे कि आप अगर खाना ही बना रहे हैं या फिर कुछ काम भी कर रहे हैं, इस तरीके का कुछ काम कर रहे हैं, तो आप इस तरीके की वीडियो सुन के आप अपने करंट अफेयर को कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि ये लास्ट 1.5 ही महीने का है और इसके आगे तो अभी आपका पीटी 365 ही कवर ही हो जाएगा। तो इसमें अभी तक आपका पॉलिटी का कवर किया गया, पॉलिटी के साथ साथ आपका दूसरा टॉपिक जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का वो कवर किया गया, इकोनॉमी का कवर किया गया। तो इसके 2 पार्ट में इनके ऑलरेडी कवर कर दिए गए। आज जो हमारा पार्ट थर्ड होगा उसके अंतर्गत इन्वायरमेंट को कवर किया जाएगा, जो कि जैसे कि इन्वायरमेंट के अंतर्गत जलवायु परिवर्तन, फाइनेंस से रिलेटेड, प्रदूषण से रिलेटेड, जिस तरीके के उसमें एक जब आपने पहला पीटी 365 पढ़ा होगा तो इसमें एक प्रारूप को दिया गया, उसी प्रारूप के बेसिस पे ये छोटे छोटे तौर पर दिए गए हैं कि जो आपके 1.5 महीने में प्रारूप एक ही रहता है किसी भी चीज़ को पढ़ने का, या फिर किसी इंस्टीट्यूट का आप पढ़ते हैं या फिर जिस टीचर से पढ़ते हैं तो वो अपना फॉर्मेट एक ही बनाती है, उसी फॉर्मेट के बेसिस पे आपकी क्लासेस होती हैं या फिर कोई मैगजीन आती है या बुक आती है। इसी तरीके से आपका पीटी 365 रहा है, जिसमें आपको देखा होगा कि आपने पीटी 365 इन्वायरमेंट का पढ़ा, इकोनॉमी का पढ़ा, तो उसका जिस तरीके से वो सीक्वेंस उसमें फॉलो किया गया है वही आपका अपडेटेड स्टडी मटेरियल जो आया है, तो अपडेटेड पार्ट फर्स्ट रहा, उसमें उस तरीके का सीक्वेंस पूरा किया गया जो 3 महीने के करंट अफेयर को कवर करता था। और ये जो आपका दूसरा अपडेटेड पार्ट आया हुआ है इसमें भी इसी तरीके से आपका सीक्वेंस वाइज कवर किया गया। तो इसमें आपके प्रदूषण से रिलेटेड टॉपिक हैं, कुछ टॉपिक आते हैं जैव विविधता से रिलेटेड, फिर इसके बाद आपके कुछ टॉपिक संधारणीय विकास से, आपदा प्रबंधन से, फिर भूगोल के जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे इनको कवर किया जाएगा। तो ये आपका इन्वायरमेंट से है। फिर आते हैं आपके सामाजिक मुद्दे जो कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन से रिलेटेड है, फिर अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियाँ इनके अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ पर आपके इस तरीके के टॉपिक हैं। तो आज की क्लास के अंतर्गत आपके 2 टॉपिक कवर किए जाएंगे और जो आपका लास्ट पार्ट होगा उसके अंतर्गत आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी और संस्कृति के टॉपिक के साथ इससे जो अपडेटेड पार्ट है उसको कवर कर दिया जाएगा। चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक जो इन्वायरमेंट का है उसको शुरू करते हैं। अब ये इन्वायरमेंट का आया हुआ है, तो सबसे पहले इसमें क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। तो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक हैं उनको जल्दी जल्दी से देख लेते हैं कि कौन कौन से मुख्य इंपोर्टेंट टॉपिक रहे हैं। कि हाल ही में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन ने अपने ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम पर अतिरिक्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा निर्देशों के बारे में देखा जाए तो ये एक तरीके से झाड़ियों, जड़ी बूटियों वाले पादपों को घास का रोपण करते हैं, इको रेस्टोरेशन के संदर्भ में है। और फिर आता है मृदा एवं नमी संरक्षण संबंधी कार्य करना, सीढ़ीदार कृषि और वर्षा जल संचयन आदि इसके अंतर्गत ये दिशा निर्देश आते हैं। और इसके अंतर्गत जैसे संबंधित तथ्यों के बारे में बात की जाए, जिस प्रारूप में अभी तक पढ़ रहे हैं, तो उसमें आता है कि फरवरी 2024 में मंत्रालय ने वृक्षारोपण गतिविधि के लिए ग्रीन क्रेडिट की गणना हेतु नियम जारी किए। निम्नलिखित वनों की पर्यावरण अनुकूलन पुनर्बहाली के लिए लागत संबंधी अनुमान के दिशा निर्देश जारी किए गए। अब ये दिशा निर्देश कौन कौन से आते हैं, जैसे कि जीसीपी यानी कि ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के अंतर्गत निम्नलिखित वन क्षेत्रों में वृक्षारोपण के कार्य पर्यावरण अनुकूलन
पुनर्बहाली पर केंद्रित हों। यह पर्यावरण अनुकूल पुनर्बहाली गतिविधियों में वृक्षारोपण के अलावा अन्य गतिविधियां भी शामिल की गई हैं। तो इस तरीके की यह गतिविधियां जो इसमें शामिल की गई हैं वो आती हैं। अब आता है आपका नेक्स्ट वाला कि डायरेक्ट एयर कैप्चर एंड स्टोरेज के बारे में कि ये क्या होता है। डायरेक्ट एयर कैप्चर जो है वह आइसलैंड के में विश्व की सबसे बड़ी डायरेक्ट एयर कैप्चर एंड स्टोरेज प्लांट मैमथ का परिचालन किया गया है। तो आपको डायरेक्ट आपको प्लांट का नाम भी पूछ सकता है कि मैमथ क्या है। हाल ही में सुर्खियों में रहा मैमथ किससे संबंधित है। तो मैमथ जो है वह एक तरीके से आइसलैंड के विश्व के सबसे बड़े डायरेक्ट एयर कैप्चर एंड स्टोरेज प्लांट से है। अब जानते हैं कि डायरेक्ट एयर कैप्चर एंड स्टोरेज आखिर प्लांट प्रौद्योगिकी होती क्या है इसके बारे में कि एक तरीके से यह कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल तकनीक होती है और यह किसी भी स्थान पर वायुमंडल से सीधे CO2 कैप्चर करती है और यह कार्बन कैप्चर से अलग होती है, जहां पर आमतौर पर उत्सर्जन के बिंदु या स्रोत पर CO2 कैप्चर किया जाता है और CO2 को गहरी भूवैज्ञानिक संरचनाओं में संग्रहित किया जाता है और विविध अनुप्रयोगों के लिए इसका उपयोग भी किया जाता है। अब आता है कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल के बारे में, जिसमें आता है कि यह उन मानव जनित गतिविधियों को व्यक्त करता है जो वायुमंडल से CO2 को हटाती है, साथ ही भूगर्भीय, स्थलीय और समुद्री निकायों में स्थायी रूप से संग्रहित करता है। और अन्य CTR की तकनीकों को देखा जाए तो वनारोपण या पुनर्नवीनीकरण और मृदा कार्बन पृथक्करण से संबंधित है, जो इन तकनीकों में बायोमास और मिट्टी में वायुमंडलीय कार्बन को स्थिर कर दिया जाता है। अपक्षय में वृद्धि होती है, जो कि प्राकृतिक रूप से CO2 को अवशोषित करने वाले खनिजों से युक्त चट्टानों का खनन किया जाता है। महासागर आधारित होती है, जो कि एक ओशन फर्टिलाइजेशन, महासागर क्षारीयता में वृद्धि, तटीय ब्लू कार्बन प्रबंधन आदि तकनीक शामिल है। ओशन फर्टिलाइजेशन, महासागरीय क्षारीयता में वृद्धि, ब्लू कार्बन इससे संबंधित होती है। अब आते हैं आपके अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियां जलवायु परिवर्तन से, जैसे कि आपकी जलवायु प्रौद्योगिकी केंद्र और नेटवर्क के बारे में। यह जो नेटवर्क है इसके अंतर्गत इसके 10 वर्ष पूरे हो गए हैं, जिसकी स्थापना 2014 में की गई थी और यह जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के प्रौद्योगिकी तंत्र का एक कार्यान्वयन शाखा है। प्रौद्योगिकी तंत्र की जो स्थापना है 2010 में की गई थी। इसका उद्देश्य जलवायु से संबंधित प्रौद्योगिकियों के विकास और हस्तांतरण में तेजी लाना और प्रसार करना होता है और यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत कार्य करता है, जिसका मुख्यालय कोपेनहेगन डेनमार्क में स्थित है। फिर नेक्स्ट आता है न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल ऑन क्लाइमेट फाइनेंस के बारे में। या UNFCCC के पक्षकारों ने पेरिस समझौते के तहत न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल ऑन क्लाइमेट फाइनेंस के नए प्रस्ताव को प्रस्तुत किया है और 2015 में पेरिस में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में NCQG का प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसका उद्देश्य 2025 के बाद जलवायु वित्त पोषण का नया लक्ष्य निर्धारित करना है। इसलिए 2009 में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के पक्षकारों ने 2020 तक प्रतिवर्ष $100 अरब जुटाने का निर्णय लिया था और इस अवधि को 2025 तक बढ़ा दिया गया है। और इस पेरिस समझौते के अनुच्छेद 9 के अंतर्गत पक्षकार विदेश देश और अनुकूलन या समन दोनों के लिए पक्षकार विकासशील देशों के वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराता है। अब आता है क्लाइमेट प्रॉमिस इनिशिएटिव के बारे में। एक तरीके से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम क्लाइमेट प्रॉमिस 2025 का अनावरण है। यह पहल इसके क्लाइमेट प्रॉमिस इनिशिएटिव का अगला चरण होती है और क्लाइमेट प्रॉमिस इनिशिएटिव के बारे में देखा जाए तो यह विकासशील देशों और उनके जलवायु कार्यवाही संबंधी उपायों के समर्थन देने की एक पहल है, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों के विस्तार और कार्यान्वयन पर विकासशील देशों के समर्थन देने की दुनिया की सबसे बड़ी पहल है। और क्लाइमेट प्रॉमिस 2025 का लक्ष्य विकासशील देशों के NDC के अगले चरण में पेरिस जलवायु समझौते के लक्ष्यों के अनुरूप रखने में मदद करता है। अब नेक्स्ट आता है फर्स्ट MYAC यानी कि 1 मिलियन यूथ एक्शन चैलेंज के बारे में कि यह यूथ एक्शन चैलेंज जो है वह UNCC लर्न के बारे में देखा जाए तो यह 36 बहुपक्षीय संगठनों की एक सहयोगी पहल है, जिसके तहत उपर्युक्त संगठन देशों की जलवायु परिवर्तन से संबंधित कार्रवाइयों में आवश्यक ज्ञान और कौशल सृजित करने में मदद करने हेतु मिलकर काम करता है। और यह इसका उद्देश्य 10 से 30 वर्ष के युवाओं में अधिक संधारणीय भविष्य के लिए ठोस कार्रवाई करने हेतु प्रोत्साहित करना है, जिसके अंतर्गत 4 सतत विकास लक्ष्यों को बढ़ावा दिया गया। पहला तो आता है SDG 6 जो कि स्वच्छ जल और स्वच्छता से संबंधित है, SDG 12 जो कि जिम्मेदारी पूर्ण उपभोग और उत्पादन से संबंधित है, तीसरी आती है SDG 13 जो कि जलवायु कार्रवाई से संबंधित है और चौथी आती है SDG 15 जो स्थल पर जीवन से संबंधित हो। इस तरीके से इसके उद्देश्यों को बढ़ाने के लिए सतत विकास लक्ष्यों को बढ़ाने का देने का काम किया गया। अब आता है क्लीन एनर्जी ट्रांजैक्शन प्रोग्राम के बारे में कि ये आखिर होता क्या है। इसे अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने क्लीन
एनर्जी ट्रांजैक्शन प्रोग्राम की वार्षिक रिपोर्ट 2023 को जारी किया है। इस प्रोग्राम के बारे में बात की जाए तो इसे अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा 2017 में लॉन्च किया गया और यह स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने में तेजी लाने हेतु जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक प्रयासों को नेतृत्व करता है, जिसके तहत तकनीकी सहायता, समझ आदि प्रदान करता है और यह इसका उद्देश्य पेरिस समझौते और सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप होता है। अब आता है कार्बन फार्मिंग के बारे में कि हाल ही में यूरोपीय संसद और यूरोपीय परिषद ने पहले ईयू स्तरीय कार्बन रिमूवल सर्टिफिकेशन फ्रेमवर्क की स्थापना के लिए विनिमय हेतु एक अनंतिम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह सर्टिफिकेट फ्रेमवर्क नवोन्वेषी कार्बन में पृथक्करण प्रौद्योगिकियों में कार्बन फार्मिंग को बढ़ावा देता है। चलिए तो जानते हैं कार्बन फार्मिंग के बारे में। यह एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें कार्बन भंडारण में वृद्धि और उत्सर्जन में कटौती के साथ कृषि में सुधार करने, पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए पुनर्योजी विधियों का उपयोग किया जाता है। तो इसके अंतर्गत आती है कार्बन फार्मिंग की सामान्य विधियों में देखा जाए तो कृषि वानिकी, कंजर्वेशन फार्मिंग, एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन, नवीनीकरण ऊर्जा उत्पादन, घास के मैदान संरक्षण आदि आते हैं। अब आते हैं प्रमुख रिपोर्ट और सूचकांक के बारे में। पहली रिपोर्ट आती है स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2023, जिसे विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा जारी किया गया। यह रिपोर्ट जो है 2023 में अब तक की सबसे गर्म साल रहा है और इसमें सतह के नजदीक का वैश्विक औसत तापमान औद्योगिक क्रांति के पहले बेसलाइन से 1.45 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा है। फिर आता है रेसिपी फॉर अ लिवेबल प्लेनेट अचीविंग नेट जीरो एमिशंस इन द एग्री फूड सिस्टम रिपोर्ट, जिसे विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया और यह रिपोर्ट जलवायु परिवर्तन में कृषि खाद्य प्रणाली के योगदान को कम करने के लिए पहला व्यापक वैश्विक रोड मैप प्रदान करता है और इसका उत्सर्जन कृषि खाद्य क्षेत्र में 1/3 वैश्विक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट रिपोर्ट आती है आ वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजैक्शन आउटलुक ब्रीफ ट्रैकिंग COP28 आउटकम रिपोर्ट के बारे में, जिसे इरेना यानी कि अंतर्राष्ट्रीय नवीनीकरण ऊर्जा एजेंसी के द्वारा जारी किया गया है। यह नवंबर 2023 में आयोजित है और यह COP28 की व्यक्त प्रतिबद्धताओं में दिशा में वैश्विक प्रगति को ट्रैक करती है और 2030 में 3 गुना नवीनीकरण ऊर्जा उत्पादन के माध्यम से एनर्जी ट्रांजैक्शन के उद्देश्यों को प्राप्त करती है। इसके अंतर्गत आता है अब आता है मेजरिंग द एमिशन एंड द एनर्जी फुटप्रिंट ऑफ द ICT सेक्टर के बारे में। यह रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ और विश्व बैंक ने संयुक्त रूप से जारी की है। यह सूचना और संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र के ऊर्जा और उत्सर्जन प्रोफाइल प्रदान करती है। यह प्रस्तुत करती है और यह दूरसंचार क्षेत्र में 30 सर्वाधिक उत्सर्जन करने वाले देशों का आकलन करती है, जिसमें भारत भी शामिल है। नेक्स्ट रिपोर्ट आती है एमल्सिफिकेशन फॉर क्लाइमेट एक्शन रिपोर्ट। यह रिपोर्ट जो है इसमें वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कम से कम 1.7% की हिस्सेदारी के लिए उत्तरदायी है। फिर आती है ग्रीन एंड सोशल बॉन्ड इम्पैक्ट रिपोर्ट 2023, जिसे अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा जारी किया जाता है। यह रिपोर्ट जो है वह 2010 में ग्रीन बॉन्ड कार्यक्रम और 2017 में सोशल बॉन्ड कार्यक्रम इसका तहत आरंभ किया गया था और इसका उद्देश्य निजी क्षेत्र में उन पात्र परियोजनाओं के लिए निवेश की व्यवस्था करना है जो जलवायु परिवर्तन समन या ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने से संबंधित होती है। नेक्स्ट आती है ग्लोबल स्टेट रिपोर्ट फॉर बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन CDR के 2024 के बारे में, बिल्डिंग GSR के बारे में। इसे संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण कार्यक्रम और ग्लोबल अलायंस फॉर बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन ने संयुक्त रूप से जारी किया है। यह ग्लोबल ABC के बारे में कि यह COP21 के स्थापित किया गया था। यह शून्य उत्सर्जन, दक्ष और आघात सहनीय भवन और निर्माण क्षेत्र के साझा विजन के प्रति प्रतिबद्ध भवन क्षेत्र के हितधारकों का अग्रणी वैश्विक प्लेटफॉर्म होता है, जो कि भवन और निर्माण क्षेत्र में वैश्विक ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में लगभग 21% के लिए जिम्मेदार होता है। अब आता है मोर चिलिंग देन एवर, जिसका जारीकर्ता पर्यावरण जांच एजेंसी है और इस रिपोर्ट के अनुसार यूरोप में गैसों की अधिक मांग और उच्च मुनाफे के कारण हाइड्रोफ्लोरोक्लोरोकार्बन का अवैध व्यापार बढ़ रहा है। तो इसके अंतर्गत जो ये रिपोर्ट है तो इसमें आपको जारीकर्ता और इनके उद्देश्य को एक बार देख लेना है। अब आता है प्रदूषण के बारे में, जो इसका नेक्स्ट टॉपिक है, जिसमें आता है पहला टॉपिक ई अपशिष्ट संशोधन नियम 2024 के बारे में। हाल ही में ई अपशिष्ट संशोधन नियम 2024 को अधिसूचित किया गया है। इसके निम्नलिखित प्रावधान है, जैसे कि पहला रिटर्न या रिपोर्ट दाखिल करने की समय सीमा में छूट, जो कि निर्माता, नवीनीकरणकर्ता या पुनर्चक्रणकर्ता के लिए 9 महीने की छूट प्रदान की गई है। यह केंद्र सरकार द्वारा EPR प्रमाण पत्रों के विनिमय या हस्तांतरण के लिए एक या अधिक प्लेटफॉर्म की स्थापना की जा सकती है और EPR प्रमाण पत्र का विनिमय मूल्य केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित उच्चतम और न्यूनतम कीमतों के बीच होना चाहिए होता है। तो इसके अंतर्गत आता है
अब आता है ई-एस्बेस्ट की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए वैश्विक पहलों के बारे में, जिसमें पहली आती है बेसल कन्वेंशन, जो कि एक वैश्विक संधि होती है जिसका उद्देश्य ई-अपशिष्ट सहित देशों के बीच खतरनाक अपशिष्ट के स्थानांतरण को कम करना है। दूसरा आता है वैश्विक ई-अपशिष्ट सांख्यिकी साझेदारी, जो कि है दुनिया भर में ई-अपशिष्ट से संबंधित डेटा की निगरानी और रिपोर्टिंग में सुधार लाने के लिए यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड यूनिवर्सिटी और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का संयुक्त प्रयास है। ई-अपशिष्ट चुनौती, जो कि विश्व आर्थिक मंच की एक वैश्विक पहल है जिसका उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक के लिए चक्रीय अर्थव्यवस्था को संभव बनाना है। ई-अपशिष्ट गठबंधन, जो कि 2018 जो कि वैश्विक स्तर पर ई-अपशिष्ट से जुड़ी चुनौतियों का समाधान करने के लिए सक्रिय रूप से कार्यरत संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के 7 संगठनों द्वारा हस्ताक्षरित एक गैर बाध्यकारी लेटर ऑफ इंटेंट होता है, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है स्वास्थ्य देखभाल परियोजना में पारा आधारित मापन यंत्रों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के संदर्भ में कि हाल ही में यूएनईपी के द्वारा स्वास्थ्य देखभाल परियोजना में पारा आधारित मापन यंत्रों के चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की एक पहल शुरू की गई है। और इस परियोजना के बारे में देखा जाए तो यह $134 मिलियन की लागत वाली यह पहल यूएनईपी के नेतृत्व में शुरू की गई और इसका उद्देश्य थर्मामीटर और स्पेग्नोमीटर के उपयोग को प्रतिवर्ष 20% की दर से कम करना और पारे के रिसाव को कम करना है और पारा युक्त चिकित्सा अपशिष्ट के प्रबंधन में सुधार करना है। सटीक, किफायती और सुरक्षित पारा मुक्त विकल्प अपनाने को प्रोत्साहित करती है। इसमें सदस्य देशों में आता है अल्बानिया, बुर्किना फासो, भारत, मॉन्टेनेग्रो और उगांडा आते हैं। अब आता है नेक्स्ट दक्षिणी महासागर क्षेत्र में सबसे स्वच्छ वायु के बारे में कि वैज्ञानिकों ने दक्षिणी महासागर में क्षेत्र में सबसे स्वच्छ वायु के पीछे कारणों का पता लगाया। स्वच्छ वायु का अर्थ होता है वायुमंडल में एरोसोल का निम्न स्तर होना। दक्षिणी महासागर क्षेत्र में वायु में एरोसोल निम्न स्तर के लिए उत्तरदायी कारण है, जैसे कि इस क्षेत्र में मानव गतिविधियां कम होती हैं जिसकी वजह से जीवाश्म ईंधन के उपयोग कम होता है, उत्सर्जन भी कम होता है। यहाँ सर्दियों में पादप प्लवक कम होती है, इसकी वजह से सर्दियों में कम मात्रा में सल्फेट कण मौजूद होते हैं। बादलों और वर्षा की भूमिका में देखा जाए तो यह मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना वाले बादल दक्षिणी महासागर क्षेत्र में जलवायु में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खुले मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना होती है। ये बादल सर्दियों में अधिक बनते हैं और बंद मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना वाले बादल सूर्य के प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं, जिससे कम वर्षा होती है और इस प्रकार ये बादल एरोसोल को हटाने में कम प्रभावी होते हैं। तो इस तरीके से ये बादलों और वर्षा की भूमिका होती है। अब आता है दक्षिणी महासागर के बारे में बात की जाए, जिसे अंटार्कटिक महासागर भी कहा जाता है। इसकी भूगर्भिक दृष्टि से यह विश्व का सबसे युवा यानी कि नया महासागर है। इस महासागर में दक्षिणावर्ती प्रवाह में अंटार्कटिक परिध्रुवीय धाराएं अधिक होती हैं और यह क्षेत्र तेज हवाओं, प्रबल तूफानों, नाटकीय मौसम बदलाव और ठंडे तापमान के लिए जाना जाता है। तो यह अंटार्कटिक ओशन की मुख्य विशेषताएं होती हैं। नेक्स्ट आता है सुर्खियों में रही रिपोर्ट एवं सूचकांक। रिपोर्ट पहली तो आती है प्लास्टिक ओवरशूट डे 2024 रिपोर्ट। यह रिपोर्ट को अर्थ एक्शन के द्वारा जारी किया गया और इसे 2024 में ग्लोबल प्लास्टिक ओवरशूट डे 5 सितंबर को चिन्हित किया गया था और भारत में 23 अप्रैल को प्लास्टिक ओवरशूट डे मनाया जाता है। अब आता है आर्कटिक का प्लास्टिक संकट या पेट्रो रसायन उद्योग से स्वास्थ्य, मानवाधिकारों और देशज भूमि को विषाक्त खतरा रिपोर्ट के बारे में। यह रिपोर्ट जो है वह अलास्का कम्युनिटी एक्शन ऑन टॉक्सिस इंटरनेशनल पॉल्यूटेंट एलिमिनेशन नेटवर्क द्वारा जारी की गई है। यह IPEN एक तरीके से वैश्विक नेटवर्क होता है जिसका लक्ष्य विषाक्तता मुक्त भविष्य के लिए एक वैश्विक आंदोलन तैयार करना और इसके अलावा दुनिया भर में निर्मुक्त होने वाले प्लास्टिक और विषाक्त रसायन आर्कटिक में हो रहे हैं और इससे आर्कटिक एक हेमिस्फेरिक सिंक बनता जा रहा है और इस विषाक्त कणों को ग्लोबल डिस्टिलेशन या ग्रास हापर इफेक्ट नामक प्रक्रिया के माध्यम से वायु और समुद्री धाराओं तथा निम्न अक्षांशों के आर्कटिक क्षेत्र में ले जाया जाता है। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, इसके अंतर्गत थर्ड टॉपिक जैव विविधता या बायोडायवर्सिटी के बारे में। सस्टेनेबल फाइनेंस फॉर टाइगर लैंडस्केप कॉन्फ्रेंस के संदर्भ में पढ़ा जाए तो हाल ही में यह जो कॉन्फ्रेंस है इसकी मेजबानी भूटान सरकार के द्वारा की गई और इसका समर्थन टाइगर संरक्षण गठबंधन है। बाघ संरक्षण गठबंधन संगठनों का एक स्वतंत्र समूह होता है जो कि बाघ संरक्षण के लिए एक साझा दृष्टिकोण के तहत व्यापक रूप से मिलकर काम करता है। इसके सदस्य संगठनों में प्रकृति संरक्षण के लिए
की अंतर्राष्ट्रीय संघ, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, वन्यजीव संरक्षण सोसाइटी, वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर आदि इसके अंतर्गत शामिल है। अब आता है सस्टेनेबल फाइनेंस फॉर टाइगर लैंडस्केप कॉन्फ्रेंस के बारे में। इसका उद्देश्य नई वित्तीय रणनीतियों का उपयोग करके एक वैश्विक भागीदारी को बढ़ावा देकर बाघ संरक्षण और बाघ परिदृश्य के लिए समर्थन को बढ़ावा देना है, जैसा कि पारो स्टेटमेंट में कहा गया। और यह एक तरीके से बाघ के पर्यावास में पारिस्थितिकी रूप से आपस में जुड़े क्षेत्रों के विशाल दायरे को बाघ परिदृश्य कहते हैं। और इसका लक्ष्य 2030 तक बाघ संरक्षण के लिए $1 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अतिरिक्त धनराशि जुटाना होता है। इस सम्मेलन के अंतर्गत कुछ पहले स्टार्ट किए गए हैं, जैसे कि टाइगर लैंडस्केप इन्वेस्टमेंट फंड जो कि यूएनडीपी के द्वारा प्रस्तुत किया गया। दूसरा आता है टाइगर बॉन्ड जो कि एशियाई विकास बैंक का उद्देश्य निजी क्षेत्र में निवेश को जोड़ने और प्रगति आधारित समाधानों को प्रोत्साहित करने के लिए टाइगर बॉन्ड जैसे नवीन वित्तीय साधनों का उपयोग करना होता है, तो इसके अंतर्गत आता है। तो इसमें देख लेते हैं कि बाघ के पर्यावास क्षेत्र जैसे कि शिवालिक पहाड़ियां, गंगा का मैदान, पूर्वोत्तर की पहाड़ियां, ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़ के मैदान सुंदर बनाता है, मध्य भारत और पूर्वी घाट का क्षेत्र आता है और पश्चिमी घाट का क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। तो इस तरीके के गैर वन क्षेत्र और वन क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। अब सुर्खियों में रहे संरक्षित क्षेत्रों के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि कालेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य, सोनाई रूपाई वन्यजीव अभ्यारण्य, फिर आता है इसके बाद सह्याद्री टाइगर रिजर्व और एतुरनगरम वन्यजीव अभ्यारण्य इसके अंतर्गत ही प्रमुख अभ्यारण्य आते हैं। एक एक करके देखा जाए तो सोनाई रूपाई वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वह राष्ट्रीय हरित अधिकरण है। सोनाई रूपाई वन्यजीव अभ्यारण्य को मतदान केंद्रों, स्कूलों की स्थापना व अन्य विनिर्माण संबंधी गतिविधियों के संदर्भ में संज्ञान लिया है। और सोनाई रूपाई वन्यजीव अभ्यारण्य असम के सोनितपुर जिले में हिमालय की तलहटी में और यह नामेरी नेशनल पार्क के साथ मिलकर सोनितपुर कामेंग थायती रिजर्व का हिस्सा है और इसका एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र है जो कि वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा मान्यता प्राप्त होता है। नेक्स्ट आता है जो कि हरियाणा में है कालेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित कालेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य के भीतर 4 प्रस्तावित बांधों के निर्माण को रोक लगा दी है। कालेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में बात की जाए तो यह हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश राज्यों की सीमा पर अवस्थित है और हरियाणा का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है जो हिमालय की तलहटी में निचले शिवालिक में स्थित है और यह एक महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र भी होता है। अब आता है महाराष्ट्र में यानी कि सह्याद्री टाइगर रिजर्व के बारे में कि महाराष्ट्र वन विभाग बाघों के चंद्रपुर जिले के ताडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व में सह्याद्री टाइगर रिजर्व में स्थानांतरित करने की योजना बना रहा है। इसकी भौगोलिक स्थिति को देखा जाए तो यह महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में सह्याद्री पर्वतमाला में स्थित है और यह पश्चिमी महाराष्ट्र में कोल्हापुर, सतारा, सांगली और रत्नागिरी जिलों में फैला हुआ है। अब आता है एतुरनगरम वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि तेलंगाना में है और इसे अभी हाल ही में यहाँ बनागनी की घटना के कारण यह चर्चा में रहा। यह अभ्यारण्य वारंगल तेलंगाना में स्थित है और यह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश की सीमा पर अवस्थित है, तो इसके अंतर्गत आता है। अब आते हैं सुर्खियों में रही प्रमुख प्रजातियों के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें आती है पहले नंबर पर प्रजाति ग्रे सिलेंडर लोरिस के बारे में। ग्रे सिलेंडर लोरिस जो है वह उत्तरी गोवा में बचाया गया है। इसके संरक्षण में देखा जाए तो IUCN की नियर थ्रेटेंड स्पीसीज के अंतर्गत आती है और यह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में सूचीबद्ध है। यह एक निशाचर प्राइमेट है और यह धीमी गति से विचरण करते हुए भोजन की तलाश करता है और यह भोजन के लिए बड़ी कीड़ों की कॉलोनियों के पास रहता है और यह बेबीपेरस जीव है जो यानी कि अंडे देने की बजाय यह मनुष्यों की तरह बच्चों को जन्म देने वाले जीव होते हैं। अब आता है चीतल या चित्तीदार हिरण जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप यानी कि पूर्व में रोज द्वीप चित्तल हिरणों की आक्रामक रूप से बढ़ती आबादी का सामना कर रहा है और इसकी संरक्षण की जो स्थिति है वह लीस्ट कंसर्न है और इसे IUCN की लिस्ट कंसर्न श्रेणी में आती है और यह वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की 1972 की अनुसूची 2 में आती है। इनकी विशेषताओं में देखा जाए तो इनका गर्भाधान अवधि 231 से 235 दिन होता है और यह भोजन और आहार में यह मुख्य रूप से घास, लेकिन कांटे, पत्तियां, फूल और फल भी खाते हैं और यह केवल नर चीतल के ही सींग यहाँ पर होते हैं। अब आता है ब्लू व्हेल के बारे में जो कि जलीय प्रजातियां हैं। लगभग 60 वर्षों के बाद सेशल्स के निकट समुद्री जल में ब्लू व्हेल को फिर से देखा गया है और यह इंडेंजर्ड स्पीसीज के अंतर्गत आती है और यह साइट्स की परिशिष्टि 1 में भी शामिल है और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 1 में है। इसकी विशेषताओं को देखा जाए तो यह पृथ्वी का सबसे बड़ा और सबसे ऊंची आवाज वाला जीव है जिसकी जीवन अवधि 80 से 90 वर्ष की होती है।
और इसका आहार मुख्य रूप से krill को अपना भोजन बनाती है और यह समुद्री क्रस्टेशियस या कड़े खूल वाला जीव होता है। अब आता है सरीसृप कीट और उभयचर आदि के बारे में, जिसमें आता है नेप्टिस फिलारा, जो कि हाल ही में दुर्लभ तितली नेप्टिस फिलारा को भारत के पहली बार खोजा गया। यह तितली टेल वैली वन्यजीव अभ्यारण्य में खोजी गई और यह अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश के लोअर सुबनसिरी जिले में स्थित है। इसे आमतौर पर लंबी धारियों वाली सेलर के रूप में जाना जाता है। इनके पंखों पर दांत जैसे छोटी छोटी आकृतियां होती हैं और ये पंख ऊपरी तरफ गहरे भूरे काले नीले तरफ भूरे पीले रंग के होते हैं। अब आती हैं पादप प्रजातियां, जिसमें आता है आरोग्यपचा या ट्राइकोपस जेलेनिकस के बारे में, जो कि एक तरीके से ये पौधे केरल की अगस्त्यमाला पहाड़ियों में पाए जाते हैं और यहाँ स्थानीय जनजाति काने द्वारा इनका उपयोग शारीरिक क्षमता और स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए किया जाता है। आरोग्यपाचा के बारे में, जो इसका शब्दार्थिक अर्थ हरित यानी कि जो शक्ति प्रदान करता है, और एक छोटा शाकीय पौधा होता है, औषधीय पौधा होता है जो तने पत्ते और पतले और पत्ते मोटे होते हैं। ये नदियों और जल धाराओं के किनारे छाया में उगते हैं और ये पौधे केवल फल ही खाने योग्य होते हैं। इनके औषधीय गुण को देखा जाए तो ये एंटीऑक्सीडेंट, एंटी माइक्रोबियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी ट्यूमर, एंटी अल्सर, एंटी हाइपरलिपिडेमिक और हेपेटो प्रोटेक्टिव और एंटी डायबिटिक आदि इसके अंतर्गत आते हैं। और केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित ट्रॉपिकल बॉटनिक गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने आरोग्यपाचा में 3 अन्य सामग्रियों को मिलाकर जीवनी नामक एक दवा विकसित की हुई है और काने जनजातियों को इस दवा के वाणिज्यिक बिक्री पर होने वाले लाभ का 50% हिस्सा मिलता है। अब आता है ओलियंडर फूल के बारे में, अनीरियम ओलियंडर रोजबे के बारे में। यह केरल ने मंदिरों में देवताओं पर ओलियंडर फूल चढ़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया। ओलियंडर फूल के जहर से 2 महिलाओं की मौत के बाद यह निर्णय लिया गया। यह तेजी से बढ़ने वाली सदाबहार गोलाकार झाड़ी का छोटा पौधा है। यह यूरोप और एशिया की मूल प्रजाति है, पुष्प की प्रजाति। इसे केरल के अर्ली और कनविरम के नाम से जाना जाता है। यह गर्मी, सूखा हवा, वायु प्रदूषण और लवणता सहिष्णु पादप है, जो कि अनुपजाई मृदाएं में भी पनप सकता है। इस पादप के सभी भाग, तना एवं पत्तियां आदि अत्यधिक जहरीले होते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसमें नेरियोसाइड और ओलियोड्रोसाइड सहित कार्डियक ग्लाइकोसाइड पाया जाता है, जो कि एक प्रकार का रसायन होता है। हाल ही में खोजी गई नई प्रजातियां, जैसे टार्डीग्रेड की एक नई प्रजाति जो कि तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी तट में समुद्री टाइग्रेड की एक नई प्रजाति खोजी गई और इसका नाम चंद्रयान 3 के नाम बेटी लिप्स चंद्रायणी पर रखा गया। यह भारतीय जल क्षेत्र में वैज्ञानिक रूप से वर्णित तीसरी समुद्री टार्डीग्रेड प्रजाति है और इसका एक समलंब आकार का सिर पैनी नोक के साथ संवेदी रीढ़ से जुड़ा युक्त 4 जोड़ी टांगे होती हैं। टार्डीग्रेड, जो कि एक स्थूल खंडों वाले शरीर और चपटे सिर वाले नियर माइक्रोस्कोपी जलीय जीव होते हैं और इन्हें जलीय भालू के नाम से भी जाना जाता है और ये सबसे कठोर जीवों में से एक है, जो दूसरे शब्दों में ये चरम परिस्थिति में जीवित रह सकते हैं। अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों में देखा जाए तो पहली आती है ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच के बारे में। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने सन 2000 में 2.33 मिलियन हेक्टेयर वृक्ष आरोपित आवरण का लोप हुआ है। यह 2001 से 2023 तक वृक्ष आवरण में 6% की कमी के बराबर है और यह वृक्ष आवरण अनुमानित क्षेत्र शामिल है, जो कि 1 हेक्टेयर से कम भूमि पर वृक्ष होते हैं। साथ ही ये वृक्ष दस्तावेजों में दर्ज वन से अलग होते हैं और ये वनावरण के तहत वह क्षेत्र होते हैं जो 1 हेक्टेयर से अधिक होते हैं। साथ ही इनमें वृक्ष वितान घनत्व 10% या उससे अधिक होता है। वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ने 1997 में ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच की स्थापना की हुई थी, जो कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और यह वनों की निगरानी के लिए डेटा और साधन उपलब्ध कराता है। अब आता है प्लैंकटन क्रैश के बारे में। प्लैंकटन क्रैश जो है पिछले साल पुदुचेरी के प्रोमेटेड समुद्री तट की पानी लाल रंग के दिखाई देने लगा था। अब तक विशेषज्ञों ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को कहा था कि प्लैंकटन क्रैश यानी कि प्लवकों की मृत्यु की वजह से समुद्र तट का पानी लाल दिखने लगा था और यह नॉक्टिलुकास सिटिलेंस नामक पादप प्लवक जब बड़ी संख्या में मृत हो जाते हैं तो इनका रंग लाल हो जाता है और इनकी स्थिति में उनकी कोशिकाओं की रंगीन रंजक यानी कि पिगमेंट बाहर निकलने लगते हैं और ये रंजक जो होते हैं वह चट्टानों और समुद्री नितल में चिपक जाते हैं, जिससे इन जगहों पर बायो फिल्म जैसी परत बन जाती है और ये रेड टाइड का कारण बनते हैं। अब आते हैं गैप लिमिटेशन के बारे में, जो कि एक पारिस्थितिकी संबंधी एक अवधारणा और यह तथ्य पर आधारित है कि शिकारियों के द्वारा एक निश्चित शारीरिक आकार वाले शिकार का ही शिकार किया जाता है और यह शिकारी के जबड़े के खुलने और पंजे की तरह के पकड़े के दायरे में गैप से तैयार होता है। इसका मतलब होता है कि छोटे शिकारी केवल छोटे शिकार को खा सकते
सकते हैं, जबकि बड़े शिकारी सिर्फ बड़े शिकार को खा सकते हैं। पारिस्थितिकी में गैप के महत्व को देखा जाए तो यह खाद्य जाल के आकार से संबंधित है, अनुकूलन को बढ़ावा देने, शिकारी शिकार संतुलन को बनाए रखने, पारिस्थितिकी तंत्र में होने वाले परिवर्तनों के पूर्वानुमान लगाने से संबंधित होता है। अब आता है केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान के बारे में कि यह CMFRI ने अधिक मूल्य वाली समुद्री मछली गोल्डन ट्रेवली की कैप्टिव ब्रीडिंग में सफलता हासिल की है। यह उपलब्धि संधारणीय सी फूड उत्पादन को बढ़ावा देने और भारत की समुद्री कृषि और संबंधी गतिविधियों के संवर्धन में मदद करती है। CMFRI भारत में अन्य आर्थिक क्षेत्रों में समुद्री मत्स्य संसाधनों की निगरानी और आकलन करती है और यह केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन कार्य करती है और 1967 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का ये हिस्सा रही है। गोल्डन ट्रेवली या गोल्डन किंगफिश जो कि रीफ में रहने वाली मछली की एक प्रजाति होती है। अब आती है चौथी वैश्विक व्यापक कोरल ब्लीचिंग परिघटना के बारे में। चौथी वैश्विक कोरल ब्लीचिंग घटना की पुष्टि की गई है, जो कि है व्यापक कोरल ब्लीचिंग की पुष्टि NOAA के कोरल रीच वॉच और इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव ने की है। यह पिछले 10 वर्षों में इस तरह की दूसरी परिघटना है। यह परिघटना 2014 से 2017 तक रही है और इसमें जो वैश्विक इसके उपाय देखे जाएं तो YCRI ने ग्लोबल फंड फॉर कोरल रीफ, ग्लोबल कोरल रीफ मॉनिटरिंग नेटवर्क, कोरल ट्रायंगल इनिशिएटिव आदि रहा है। कोरल ट्रायंगल पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित एक समुद्री क्षेत्र जो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, पापुआ न्यू गिनी, तिमोर लेस्ते, सोलोमन द्वीप का जल क्षेत्र होता है। विश्व प्रवाल संरक्षण परियोजना के अंतर्गत यह सार्वजनिक और निजी एक्वेरियम के नेटवर्क में जीवित कॉलोनियों के रूप में अधिकांश कोरल प्रजातियों और उनके स्ट्रेंस की रक्षा करती है, तो इसके अंतर्गत आता है। अब आता है संधारणीय विकास के बारे में कि भारत में पर्यावरण आंदोलन के संदर्भ में देखा जाए तो वर्ष 2023 में चिपको आंदोलन की 50वीं वर्षगांठ मनाई गई। चलिए तो जानते हैं चिपको आंदोलन के बारे में। यह आंदोलन वनों की कटाई के खिलाफ एक अहिंसक प्रतिरोध था, जिसे उत्तराखंड के चमोली में के रैनी गांव में शुरू किया गया था। चिपको का जो शब्दार्थिक अर्थ होता है वह आलिंगन होता है। इस आंदोलन के दौरान ग्रामीण आंदोलनकारीन वृक्षों को काटे जाने से रोकने कर चिपक कर उन्हें अपने गले लगा देते हैं। आंदोलन की उत्पत्ति चिपको आंदोलन की शुरुआत 18वीं शताब्दी में राजस्थान के बिश्नोई समुदाय में पवित्र वृक्षों की रक्षा के लिए की जाती है। वहां पर इस आंदोलन का नेतृत्व अमृता देवी ने जोधपुर के तत्कालीन राजा के आदेश के विरुद्ध किया और इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप एक शाही आदेश पारित किया गया, जिसमें सभी बिश्नोई समुदायों के गांवों में पेड़ को काटने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जिसका प्रमुख नेतृत्वकर्ता सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट, गौरा देवी आदि रहे। चिपको आंदोलन इको फेमिनिज्म दर्शन का उदाहरण प्रस्तुत करता है और इस आंदोलन में वन संरक्षण के प्रयासों में महिलाओं की सामूहिक लामबंदी के लिए प्रसिद्ध होता है। अब आता है कि अन्य महत्वपूर्ण आंदोलन के बारे में बात की जाए तो इसके अंतर्गत आते हैं जैसे कि साइलेंट वैली मूवमेंट जो कि 1973 में हुआ। यह केरल के पलक्कड़ की कुंथी पुंछा नदी पर बनने वाली जल विद्युत परियोजना के विरोध में किया गया। अपिक्को आंदोलन को 1983 में किया गया, जो कर्नाटक के पांडुरंग हेगड़े के नेतृत्व में किया गया। नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985 में किया गया, जिसका नेतृत्व पर्यावरण कार्यकर्ता मेघा पाटकर ने नर्मदा पर बड़े बांध बनाने के खिलाफ किया। अन्य महत्वपूर्ण पर्यावरणीय आंदोलन जैसे कि चिल्का बचाओ आंदोलन, काशीपुर में बॉक्साइट खनन के खिलाफ आंदोलन, गंधमर्दन पर्यावरण संरक्षण आंदोलन इसके अंतर्गत चलाए गए। अब आता है पर्यावरण मुद्दे पर संवैधानिकरण के बारे में कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में टिप्पणी की है कि जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से संरक्षण के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत मान्यता दी जाएगी। इस फैसले में कहा गया है कि वंचित समुदायों में जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन में या प्रभावों से निपटने के लिए समर्थकता के लिए अनुच्छेद 14 और 21 के तहत प्रदत्त मूल अधिकारों का उल्लंघन है, जैसे जलवायु परिवर्तन पर्यावरण क्षरण के कारण भोजन या पानी की कमी गरीब समुदायों को अधिक प्रभावित करती है, जिससे समानता का अधिकार प्रभावित होता है। और संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 में कहा गया है कि 14 के अंतर्गत विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण मूल अधिकार में दिया गया और अनुच्छेद 21 में प्राणी एवं दैहिक स्वतंत्रता यानी कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता में संरक्षण को मूल अधिकार में घोषित किया गया है, तो इसके अंतर्गत आता है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ इसमें और अन्य बातें भी आती हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेट इंडियन वेस्टर्न के पर्यावास वाले इलाकों में ओवरहेड हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज वाली बिजली लाइनों को जमीन के नीचे बिछाने हेतु दिए गए व्यापक दिशा निर्देश संशोधित किए और सुप्रीम कोर्ट ने इसी आदेश पर संशोधन के लिए MOEF&CC विद्युत मंत्रालय और नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय में याचिका दायर की हुई है, तो इसके अंतर्गत आता है।
अब पर्यावरणीय मुद्दों के संवैधानिकरण के संबंध में सुप्रीम कोर्ट की अन्य फैसले कौन कौन से रहे। एक तो आता है रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइलमेंट सेंटर बनाम उत्तर प्रदेश राज्यवाद 1988, जिसे अनुच्छेद 21 में हिस्से के रूप में स्वस्थ वातावरण यानी कि बेहतर पर्यावरण के लिए अधिकार को मान्यता दी गई। नेक्स्ट आता है आपका MC मेहता बनाम भारत संघवाद 1987। नेक्स्ट आता है बीरेंद्र गौर बनाम हरियाणा राज्यवाद। TN गोदारवर्धन थिरुमुलपाद बनाम भारत संघवाद 1996। बेल्लोर सिटीजन वेलफेयर फोरम बनाम भारत संघवाद 1996। तो इसके अंतर्गत ये प्रमुख और अन्य संवैधानिक प्रावधान दिए गए। अनुच्छेद 48A के अंतर्गत आपका कहा गया है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार करने तथा वन्य जीव की रक्षा करने का प्रयास करेगा। और 51A के G में कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह वन, झील, नदी, वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावास की रक्षा करे, उन्हें बढ़ावा दे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। इसके अंतर्गत आता है। अब आता है राष्ट्रीय हरित अधिकरण के बारे में कि सुर्खियों में क्यों रहा है कि हाल ही में पंजाब सरकार ने यह खुलासा करने का निर्देश दिया है कि यह पराली जलाने की घटनाओं में कमी लाने के अपने लक्ष्य को कैसे हासिल करेगी। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के बारे में बात की जाए तो यह एक विशेष न्यायिक निकाय है जो देश की पर्यावरणीय मामलों पर निर्णय लेता है और इसकी सहायता के लिए पर्यावरण से संबंधित विशेषज्ञ इसमें शामिल होते हैं। इसमें दायर अपील जो होती है वह 6 माह तक अंदर किए जाने का प्रावधान होता है। इसकी उत्पत्ति NGT अधिनियम 2010 में एक वैधानिक निकाय के रूप में की गई और इसके अध्यक्ष एक होते हैं। इसमें न्यूनतम 10 और अधिकतम 20 पूर्णकालिक न्यायिक सदस्य होते हैं और न्यूनतम 10 और अधिकतम 20 पूर्णकालिक विशेषज्ञ सदस्य होते हैं। इनकी योग्यता को देखा जाए तो इसमें कोई भी व्यक्ति अधिकरण के अध्यक्ष या न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए तभी पात्र होता है जब वह उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो रहा है। और उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो रहा है या नहीं है या रहा है वह न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होता है। इसके अंतर्गत आता है। NGT के तहत 7 मामलों के बारे में जो निर्णय देता है उनके बारे में जान लेते हैं, जैसे कि जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण उपकरण अधिनियम 1977, वन संरक्षण अधिनियम 1980, वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, लोक दायित्व बीमा अधिनियम 1991 और जैव विविधता अधिनियम 2002 के अंतर्गत जितने भी निर्णय होते हैं इनके अंतर्गत ये 7 कानूनों में NGT के द्वारा निर्णय दिए जाते हैं। अब आता है कि पर्यावरण संरक्षण शुल्क और पर्यावरण प्रतिपूर्ति के बारे में कि यह केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार उसने पर्यावरण संबंधी निधियों में जमा 80% राशि का उपयोग नहीं किया है। एक रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण संरक्षण शुल्क और पर्यावरण प्रतिपूर्ति के माध्यम से कुल 777.69 करोड़ रुपए संग्रह किए गए हैं और SCPCB में 20% का उपयोग किया गया है। इसके अंतर्गत आता है। अब आता है अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों के बारे में, जैसे कि पैरा फसल पद्धति या कृषि पद्धति के बारे में कि हाल के वर्षों में उड़ीसा में संरक्षण कृषि की यह विधि अपनी लोकप्रियता खोती जा रही है। पैरा फसल पद्धति विधि या फिर कृषि पद्धति जो कि फसल बुआई की एक रिले विधि है। धान की खड़ी फसल की कटाई में लगभग 2 सप्ताह पहले उसी खेती में कम अवधि में तैयार की जाती है जहां पर दलहनी या तिलहनी फसलों का बीजों का छिड़काव किया जाता है। और ये पैरा फसल पद्धति या कृषि ऊपर वाले राज्यों में बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और ओडिशा आते हैं। नेक्स्ट आती है वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल के बारे में। यह इसकी 26वीं वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल रॉटरडम नीदरलैंड में संपन्न हुई जो कि सह मेजबानी वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल में की है। इसकी स्थापना 1923 में की गई जो कि संयुक्त राष्ट्र मान्यता प्राप्त वैश्विक ऊर्जा निकाय है और यह बेहतर जीवन और स्वस्थ ग्रह के लिए स्वच्छ, सस्ती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच होती है। इसमें 3000 से अधिक सदस्य संगठनों का नेटवर्क है जिसमें लगभग 90 देश उपस्थित है जो कि सार्वजनिक, निजी और अकादमिक क्षेत्र से संबंधित होते हैं। अब आता है विश्व का पहला परमाणु ऊर्जा सम्मेलन जो कि परमाणु ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी और बेल्जियम ने संयुक्त रूप से सम्मेलन का आयोजन किया। इसका आयोजन ग्लोबल स्टॉकटेक की परमाणु ऊर्जा को शामिल किए जाने वाले ऐतिहासिक निर्णय के मद्देनजर किया गया है और यह संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 का ग्लोबल स्टॉकटेक है। यह परमाणु ऊर्जा सम्मेलन में भारत सहित 30 से अधिक और यूरोपीय संघ में भाग लिया हुआ है। अब आती है अंटार्कटिका संधि जो कि भारत में प्रतिष्ठित 86वीं अंटार्कटिका संधि परमाणु बैठक की मेजबानी की है। इस बैठक का आयोजन राष्ट्रीय ध्रुवीय और समुद्री अनुसंधान केंद्र करेगा और यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। अंटार्कटिका संधि के बारे में बात की जाए तो यह संधि पर 1969 में हस्ताक्षर किए गए थे और 1961 में
लागू की गई। इसमें 56 पक्षकार देश हैं और इसे भारत ने 1983 में अंटार्कटिका संधि पर हस्ताक्षर किए गए उसी पर कंसल्टेटिव देश का दर्जा दिया गया। संधि के मुख्य प्रावधान में देखा जाए तो अंटार्कटिका का उपयोग शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। अब आता है सौर फोटोवोल्टिक क्षमता के बारे में कि भारत मौसम विभाग के अनुसार सौर फोटोवोल्टिक क्षमता में सामान्य गिरावट दर्ज की गई है। सौर फोटोवोल्टिक क्षमता जो एक तरीके से सौर विकिरण की वह मात्रा होती है जिसे व्यवहारिक रूप से फोटोवोल्टिक पैनल द्वारा विद्युत में परिवर्तित किया जाता है, जिसे आमतौर पर प्रति संस्थापित किलोवाट क्षमता की तुलना में उत्पादित किलोवाट घंटे के रूप में मापा जाता है। और भारत में सबसे बड़े सोलर पार्क गुजरात और राजस्थान में स्थित है और इन राज्यों में सौर फोटोवोल्टिक क्षमता में कमी दर्ज की गई है। इसके गिरावट के कारणों को देखा जाए तो यह कार्बन उत्सर्जन, जीवाश्म ईंधन दहन, महीन धूल कणों आदि के कारण वायुमंडल में एरोसोल की मात्रा में वृद्धि हो रही है और वैश्विक सौर विकिरण की वह कुल मात्रा होती है जो कि पृथ्वी की सतह पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त हो रही है। तो इसके अंतर्गत ये आता है। यहाँ पर अब आती हैं कुछ रिपोर्ट और सूचकांक के बारे में। रिपोर्ट के बारे में बात की जाए तो पहली रिपोर्ट आती है भारत का वार्षिक भूमि उपयोग या भूमि आवरण एटलस के बारे में, जिसे राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र के द्वारा जारी किया गया है। इसका उद्देश्य पर्यावरण की विकासमान कार्यप्रणाली को बेहतर समझ प्रदान करने हेतु भूमि उपयोग पैटर्न में व्यवस्थित रूप से विश्लेषण करना। फिर नेक्स्ट आती है खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट, जो कि बेस्ट एंड रिसोर्सेज एक्शन प्रोग्राम के तहत जारी की गई और यह रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस के रूप में आयोजित और प्रकाशित की हुई, जिसे प्रतिवर्ष 30 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस आयोजित किया गया। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपदा प्रबंधन के बारे में, जिसमें पहले नंबर पर टॉपिक है टॉर्नेडो के बारे में। टॉर्नेडो जो है भारतीय मौसम विज्ञान ने उत्तरी बंगाल में अधिक टॉर्नेडो आने की चेतावनी जारी की। टॉर्नेडो के बारे में बात की जाए तो यह एक तरीके से तीव्र घूर्णन करने वाली वायु राशि का भूमि से जुड़ा ऊर्ध्वाधर स्तंभ होता है जो भयानक झंझा से कभी कभी वायु आक्रामक रूप से हाथी की सूंड की तरह सर्पिल अवरोहण करती है और इसमें केंद्र पर अत्यंत कम वायुदाब होता है और यह व्यापक रूप से भयंकर विनाशकारी होती है। इस परिघटना को टॉर्नेडो कहते हैं और इसमें पवन की गति 105 से 332 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। ये शीत वातावरण के साथ आगे गर्म, आर्द्र और अस्थिर वायु में तीव्र तड़ित झंझाओं में विकसित होते हैं। टॉर्नेडो जो देखा जाए वह संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना और बांग्लादेश में सबसे आम बात होती है और इसमें भारतीय मानसून में पूर्वी राज्यों जैसे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड में उत्पन्न होते हैं और भारत में ज्यादातर उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं। अब आता है इनका उष्णकटिबंधीय चक्रवात और टॉर्नेडो के संदर्भ में इसमें इनका एक मापदंड निर्धारित किया गया है कि किसमें कितना मापदंड होता है। नेक्स्ट आता है अर्ली वार्निंग फॉर ऑल के बारे में। अर्ली वार्निंग फॉर ऑल जो कि भारत के 5 देशों नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश और मॉरिशस में आरंभिक चेतावनी प्रणालियां विकसित करने में मदद करता है। भारत का यह प्रयास 2022 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित अर्ली वार्निंग फॉर ऑल पहल का हिस्सा है। आरंभिक चेतावनी प्रणाली जो कि संकट की निगरानी, पूर्वानुमान प्रक्रियाओं की एक एकीकृत प्रणाली है। यह व्यक्तियों और सरकारों को आपदा के कारण उत्पन्न होने वाले जोखिमों को कम करने के लिए समय पर कार्यवाही करने में सक्षम बनाती है। या एक तरीके से इसका जो लक्ष्य है वह 2027 तक EWS की मदद से सभी 6 देशों में खतरनाक मौसमी घटनाओं, जलीय विपदाओं अथवा जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न आपदाओं की रक्षा करना है और इसका नेतृत्व विश्व मौसम विज्ञान संगठन और आपदा जोखिम न्यूनीकरण के संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के द्वारा किया जा रहा है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका भूगोल के बारे में, यानी कि ज्योग्राफी से रिलेटेड आपके कौन कौन से टॉपिक रहे हैं, जैसे कि बेस फ्लो के बारे में। बेस फ्लो जो है हाल ही में प्रायद्वीपीय भारत में नदी जनित बाढ़ के कारण वर्षा और मिट्टी की नमी में तुलना में बेस फ्लो अधिक जिम्मेदार है। इससे संबंधित तथ्यों को देखा जाए तो इसके तहत प्रायद्वीपीय भारत की 6 प्रमुख नदियां हैं, जिसमें नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी का अध्ययन किया जाता है। इसमें उच्च बेस फ्लो वाले जलग्रहण क्षेत्रों में जल्दी और कम समय में अंतराल पर वर्षा के चलते तीव्र सतही जल प्रवाह की संभावना बढ़ जाती है। बेस फ्लो आखिर होते क्या है? बेस फ्लो जो है वह दीर्घावधि के दौरान नदी के भूजल के माध्यम से पहुंचने वाली जलधारा को, मतलब कि दीर्घावधि के दौरान नदी में भूजल के माध्यम से पहुंचने वाली जलधारा को बेस फ्लो कहते हैं। भूजल जब ऊपर बढ़ता हुआ नदियों के तल पर पहुंच जाता है तो भूजल नदियों के जल में जा मिलता है। इससे नदी में जल की मात्रा बढ़ जाती है, यानी कि नदी में भूजल के प्रवाह को ही आमतौर पर बेस फ्लो कहा जाता है।
बेस फ्लो को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं जैसे कि भूमि की स्थलाकृति, मिट्टी की प्रकृति, भूमि उपयोग पैटर्न, जलवायु परिवर्तन होता है। बेस फ्लो के पर्यावरणीय महत्व को देखा जाए तो यह नदी के प्रवाह और पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में है, गाद संचय में कमी, पानी की गुणवत्ता को बनाए रखने में होता है। बेस फ्लो में परिवर्तन से संभावित प्रभाव होते हैं, बाढ़ के खतरे में वृद्धि होती है, नदी के पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव होता है और जल के तापमान पर इसका प्रभाव पड़ता है, तो इसके अंतर्गत आता है। अब आता है समय मापने के हमारे तरीके के बारे में या टाइम कीपिंग के बारे में कि एक अध्ययन के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण पृथ्वी की घूर्णन गति धीमी हो रही है, जिससे समय मापने का हमारा तरीका भी प्रभावित होता है। तो हालिया वर्षों में पृथ्वी के कोर की संरचना में बदलाव के कारण घूर्णन गति तेज हुई है और जलवायु परिवर्तन के चलते ध्रुवीय बर्फ में पिघलने से इस बढ़ती हुई गति में कमी आई है और यह घड़ियों की सही रखने के लिए 2 साल के समय अंतराल में एक नेगेटिव लीप सेकंड जोड़ना जरूरी होता है और जलवायु परिवर्तन की वजह से यह प्रक्रिया 3 साल और टल गई, जो कि अब 2029 में होगी। लीप सेकंड के बारे में बात की जाए तो यह यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेट के समय के मानक के अनुरूप होता है, जो कि 86,400 सेकंड यानी कि 24 घंटे 60 मिनट 60 सेकंड का होता है। यह एक दिन की औसत अवधि पृथ्वी की घूर्णन गति पर निर्भर करती है और पृथ्वी की घूर्णन गति में उतार चढ़ाव की स्थिति यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेट के में लीप सेकंड में जोड़ दिया जाता है, तो इसके अंतर्गत आती है। अब आता है पृथ्वी की घूर्णन गति जो है वह पृथ्वी के प्रत्येक 24 घंटे में औसत समय में सूर्य के सापेक्ष अपनी धुरी पर घूर्णन करती है और पृथ्वी की घूर्णन धुरी सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा के तल के सापेक्ष लगभग 23.5 डिग्री कोण पर झुकी हुई है। नेक्स्ट टॉपिक आता है जियो पार्क्स के बारे में। यूनेस्को ने 18 नए जियो पार्क्स यानी कि ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क को शामिल किया। इसमें 18 जियो पार्क शामिल होने के साथ ही अब जियो पार्क की संख्या 213 हो गई है, जिसमें 48 देशों में स्थित है। भारत में यूनेस्को द्वारा नामित कोई जियो पार्क मौजूद नहीं है। GGN में हाल ही में शामिल किए गए कुछ प्रमुख जियो पार्क हैं जैसे कि लैंड ऑफ एक्सीडेंट वोल्केनोज या जो पोलैंड में है, इम्पैक्ट क्रेटर इंग्लैंड झील फिनलैंड में, ओबेरावा ब्राजील में है। यूनेस्को में ग्लोबल जियो पार्क के बारे में बात की जाए तो यह एकल और एकीकृत भौगोलिक क्षेत्र होते हैं जहां पर अंतर्राष्ट्रीय महत्व के भौगोलिक परिदृश्यों को निम्नलिखित समग्र उद्देश्यों से प्रबंधित किया गया है, जिसमें पहला संरक्षण के उद्देश्य, शिक्षा के उद्देश्य और सतत विकास के उद्देश्य से इसको प्रबंधित किया गया। इसकी अवधारणा जो है इसे 1990 के दशक के दौरान इसकी उत्पत्ति की गई और इसकी स्थापना 2015 में जाकर हुई और इसका प्रबंधन जियो पार्क का प्रबंधन राष्ट्रीय कानून के तहत गठित वैधानिक संस्था होती है और इसका महत्व जो है वह स्थानीय समुदायों के भीतर अपने क्षेत्र के बारे में गर्व की भावना पैदा करना होता है, साथ ही यह क्षेत्र में उनकी पहचान को भी मजबूत करता है। इसके अंतर्गत आता है जियो पार्क नेटवर्क के बारे में, जो कि एक गैर लाभकारी अंतर्राष्ट्रीय संघ होता है जिसे आधिकारिक तौर पर इसकी स्थापना 2014 में की गई थी। अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों में आती है पहली रॉक वेव्स के बारे में। अंटार्कटिका में मेलबर्न में विश्वविद्यालय में एक अभियान से पता चला है कि पवनें प्रबल व अति विशाल रॉक वेव्स का निर्माण करती प्रतीत होती हैं। इन वेव्स को प्रबल तूफानी लहरें भी कहा जाता है, जो कि आसपास की लहरों की तुलना में 2 गुनी भी अधिक होती हैं। स्वेल वेव्स के बारे में, जो कि विशाल लहरों या स्वेल वेव से केरल के तटीय क्षेत्र जल प्रभावित हो गए हैं और यह स्वेल वेव्स जो हैं वह सुदूर मौसम प्रणालियों द्वारा उत्पन्न यांत्रिक या सतही गुरुत्व लहरों की एक श्रृंखला होती है जो महासागरों या समुद्रों में हजारों मील तक पहुंचती हैं। अब आता है वॉल्केनिक वॉर्टेक रिंग के बारे में, जो कि एक तरीके से माउंटेन ज्वालामुखी में वॉल्केनिक वॉर्टेक रिंग्स दर्ज की गई है। यह वॉल्केनिक वॉर्टेक्स रिंग्स जो है ज्वालामुखी धुएं के छल्ले भी कहा जाता है। ये छल्ले ज्वालामुखी में बने क्रेटर के सर्कुलर वेंट के जरिए जलवाष्प जैसी गैसों से बाहर निकलते हुए दौरान दिखते हैं। अब आता है रिंगबुडाइट के बारे में। रिंगबुडाइट जो है एक विशाल जल की एक विशाल भंडार है जिसकी खोज महासागर में रिंगबुडाइट महासागर की खोज की गई है। पृथ्वी की सतह से 700 किलोमीटर नीचे मेंटल में है। रिंगबुडाइट महासागर पृथ्वी के मेंटल में रिंगबुडाइट नामक खनिजों के मौजूद जल में विशाल भंडार है। रिंगबुडाइट जो है यह नीले रंग का एक चमकीला खनिज होता है जिसका निर्माण पृथ्वी के मेंटल में उच्च तापमान और उच्च दाब के कारण होता है। यह उल्का पिंडों में अत्यधिक उच्च दबाव में बनने वाली खनिजों में से एक है और इसका नाम ऑस्ट्रेलियन भूवैज्ञानिक अल्फ्रेड ई रिंगवुड के नाम पर रखा गया और उन्होंने मेंटल में पाए जाने वाले आम खनिजों जैसे कि ओलिवाइन और पायरोक्सिन में पॉलीमॉर्फिक फेज ट्रांजिशन का अध्ययन किया हुआ था। अब आता है जीरो शैडो डे के बारे में कि हाल ही में बेंगलुरु में एक दुर्लभ खगोलीय परिघटना दर्ज हुई जिसे जीरो शैडो डे का नाम से जाना जाता है। यह परिघटना तब घटित हुई थी जब सूर्य सिर के ठीक ऊपर एक सीधी रेखा में आ जाता है, तो ऐसी स्थिति में लंबवत या वर्टिकल ऑब्जेक्ट की कोई परछाई नजर नहीं आती है। नेक्स्ट आता है परमाक्रस्ट क्षेत्र के बारे
बारे में, जो कि हाल ही में एक अध्ययन के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग के कारण उत्तरी परमाक्रोस्ट क्षेत्र में कार्बन के नेट सिंक से कार्बन उत्सर्जन के स्रोत में तब्दील हो गया और परमाक्रोस्ट पृथ्वी की सतह पर या उसके नीचे स्थायी रूप से जमी हुई एक परत होती है जो बर्फ के कारण मिट्टी, बजरी और रेत जमी हुई अवस्था में होती है, इसके अंतर्गत आता है। सुर्खियों में रहे स्थल के बारे में बात की जाए तो इसमें आती हैं जैसे सुर्खियों में रही नदियां, जैसे जियाधल नदी, जो कि एक रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण इस नदी का प्राकृतिक प्रवाह बाधित हो गया है। वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी और यह उत्तरी किनारे में मिलती है तथा यह अरुणाचल प्रदेश में लघु हिमालय श्रेणी से निकलती है। अब आती है दामोदर नदी, जो कि झारखंड राज्य की दामोदर नदी एक तरीके से जीर्णोद्धार और संरक्षण के कई कदम उठा रही है। इसका उद्गम खमरपेट पहाड़ी से निकलती है तथा यह पहाड़ी झारखंड के पलामू जिले में छोटा नागपुर पठार पर स्थित है। यह दामोदर गंगा नदी का एक उपवेशन है और दामोदर की सहायक नदी बराकर, कोनार, बोकारो, हारहारो, जमुनिया, घरी आदि है। अब आती है महानदी, जो कि हाल ही में उड़ीसा की महानदी में एक यात्री नाव पलट गई और इसका उद्गम छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में एक कुंड से निकलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी शिवनाथ, हसदेव, मांड, इब, ओंग, तेल, जोंक आदि है और इस पर हीराकुंड बांध, महानदी जलाशय परियोजनाएं चलाई जा रही हैं और इसमें सतकोशिया टाइगर रिजर्व, बेशीपल्ली वन्यजीव अभ्यारण्य इसके अंतर्गत संरक्षित क्षेत्र आते हैं। अब आती है नोयल नदी, जो कि एक तरीके से यह नदी का प्रवाह प्लास्टिक और सीवेज प्रदूषण के कारण अवरुद्ध हो गया है। यह नदी बेल्लियागिरी पहाड़ियों से निकलती है और यह दक्षिण का कैलाश कहा जाता है और ये पहाड़ियां नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक भाग है जो कि कावेरी नदी में मिल जाती है, तो इसके अंतर्गत आता है। सुर्खियों में रहे अंतर्राष्ट्रीय स्थलों के बारे में बात की जाए तो इसमें आता है बाटागे या बाटागाई का क्रेटर, जो कि एक हवाई फुटेज जारी किया गया है जिससे यह क्रेटर जमीन पर जमी बर्फ से पिघलने के साथ हर साल बढ़ जाती है। गेटवे टू अंडर बलूट या डोरवे टू व्हेल के नाम से जाना जाता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा परमाक्रास्ट क्रेटर होता है। और नेक्स्ट आता है इसमें करीबा क्षेत्र, जो कि एलिनो जने सूखे के कारण करीबा झील में उसकी क्षमता 13% जल रह गया है। यह जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच स्थित है और 1995 में जाम्बेवी नदी का बांध बनाने पर इस झील का निर्माण किया गया। अब आता है रॉस आइस सेल्फ, जो कि हाल ही में शोध के अनुसार अंटार्कटिका की इस सेल्फ में दिन में या 1 या 2 बार अचानक आगे बढ़ती है और आकाश में हलचल तब होती है जब 2 विशाल हिमखंड आमने सामने एक दूसरे पर दबाव डालते हैं और यह विशाल हिमखंड में इस अकस्मात हलचल से हिमखंड में आइसक्वेक की घटना घटित हो सकती है। फिर आता है ताइवान, जो कि एक रिएक्टर स्केल 7.4 की तीव्रता वाला भूकंप दर्ज करता है। यह 25 सालों में आया सबसे प्रबल भूकंप है और यह भूकंप यूरेशियाई और फिलीपीन सागर प्लेट्स के बीच सीमा के पास व्युत्क्रम भ्रंशन की एक वजह से आया है। और ताइवान भूकंप प्रवण क्षेत्र क्योंकि यह प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर बेल्ट में स्थित है। तो इसके अंतर्गत आपका ये जो टॉपिक है वो फिनिश होता है, मतलब कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड और भूगोल से रिलेटेड जो टॉपिक है वह फिनिश होता है। इसमें आपका जो पर्यावरण का जो अप्रैल से दिसंबर तक का जो करंट अफेयर आया था उसके अंतर्गत एक खुले क्षेत्र समुद्र में ये जो इसमें आया था, तो इसमें आपको इसमें ये वाला करेक्शन कर लेना है। तो इस तरीके का ये जो इन्फोग्राफिक है इसको देख लीजिए, तो इसमें करेक्शन के संदर्भ में इसको बताया गया है। तो इस तरीके का है, तो इसको आपको देख के उसमें थोड़ा सा चेंजेस कर लेना है। अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट में आता है आपका सामाजिक मुद्दे के बारे में। सामाजिक मुद्दे जो है इसमें आती है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के बारे में, कि हाल ही में महिला बाल विकास मंत्रालय ने 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के लिए आधारशिला शीर्षक से एक नेशनल करिकुलम जारी किया है। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के बारे में, जो कि आमतौर पर जन्म से लेकर 8 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल और शिक्षा के रूप में परिभाषित है, जिसमें 0 से 3 वर्षों के बच्चों के लिए क्रेच या होम स्टिमुलेशन के जरिए अर्ली स्टिमुलेशन प्रोग्राम है। 3 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन कार्यक्रम है और 6 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए स्कूली शिक्षा के तौर पर प्राथमिक शिक्षा नया कार्यक्रम इसके अंतर्गत आता है। इसमें पंचकोश अवधारणा का एक एकीकृत करना और बच्चे के समग्र विकास पर आधारित है, जो कि अन्नमय कोश, परामय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश के अंतर्गत ही आते हैं। अब भारत में ECCI के लिए पहले शुरू की गई है, जो कि एक एकीकृत बाल विकास योजना जिसका उद्देश्य छोटे बच्चों और गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं के कुपोषण और स्वास्थ्य विकास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना। सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 वर्ष 2023 के लिए पोषण भी पढ़ाई भी पहल और निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 और अन्य नीतियां इसके अंतर्गत शुरू की गई। और वैश्विक स्तर पर यूनेस्को ने प्रारंभिक बाल्यावस्था के लिए वैश्विक भागीदारी परिनीति की स्थापना की हुई है, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है नेशनल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड स्टिमुलेशन के बारे में। इसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने
ने 3 वर्ष से लेकर जन्म से लेकर 3 वर्ष तक के बच्चों के लिए नवचेतना नेशनल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली वार्निंग स्टिमुलेशन जारी किया है, जिसकी शुरुआत माता के गर्भ में गर्भधारण के बाद बच्चों में जैविक और संबंधी विकास से होना है और इसके उद्देश्य दिए गए जैसे स्तनपान, टीकाकरण आदि के जरिए बच्चे के स्वस्थ विकास सुनिश्चित करना, बच्चे को स्नेह, मूल्यवान, सुरक्षित आदि महसूस कराकर उसमें विश्वास और भावनात्मक सुरक्षा विकसित करना। इसके अंतर्गत ये प्रमुख प्रावधान आते हैं। अब आता है बाल देखभाल अवकाश के बारे में कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 2 न्यायाधीशों की पीठ में हिमाचल प्रदेश सरकार के बाल देखभाल अवकाश पर अपनी नीतियों की समीक्षा पर निर्देश दिया है, जिसमें कोर्ट ने राज्य की कामकाजी माताओं से संबंधित CCL पर अपनी नीतियों की समीक्षा की है। CCL यानी कि बाल देखभाल अवकाश, जो कि केंद्रीय सिविल सेवा नियमावली 1972 में के नियम 43 में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों वाली महिला कर्मचारियों ने अपने बच्चों की देखभाल के लिए संपूर्ण सेवा वर्ष में 730 दिन के CCL का प्रावधान किया गया और इसका उपयोग बच्चे की किसी भी जरूरत जैसे कि बच्चे की परीक्षा या बच्चे की बीमारी के दौरान उसकी देखभाल के लिए किया जा सकता है और इसमें दिव्यांग बच्चों के लिए कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। अब आता है खेलों में डोपिंग के मामले में कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी द्वारा जारी किए गए 2022 के टेस्टिंग आंकड़ों में भारत ने डोपिंग करने वाली खिलाड़ियों के उच्चतम प्रतिशत को दर्ज किया हुआ है, यानी कि 3.26% जारी किया गया। डोपिंग में अपराधियों के प्रतिशत के मामले में भारत के बाद दक्षिण अफ्रीका और बैंकॉक का स्थान आता है और 2022 में 2021 की तुलना में सभी तरह के प्रतिबंधित ड्रग्स के उपयोग की संख्या में वृद्धि दी गई है। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के बारे में, जिसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में है और यह अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो कि स्विट्जरलैंड के कोलोजन में खेल में डोपिंग पर प्रथम विश्व कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है, जिसे 1999 में बाडा की स्थापना की गई और इसके परिणाम स्वरूप खेल में डोपिंग में लॉजेन घोषणा पत्र को अपनाया गया और यह घोषणा पत्र साल 2000 में आपके 27 ओलंपियाड के लिए एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय एंटी डोपिंग एजेंसी के गठन का प्रावधान करता है, तो इसके अंतर्गत आता है। डोपिंग के बारे में देखा जाए तो यह खेल प्रतियोगिताओं में प्रतिस्पर्धाओं की बढ़त हासिल करने के लिए यह कृत्रिम और अवैध पदार्थों के सेवन करना डोपिंग कहलाता है, जो डोपिंग में रक्त आदान के जरिए रक्त प्रवाह में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने के अन्य तरीके इसमें शामिल होते हैं। एथलीटों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले डोपिंग के विभिन्न रूप इसमें इस तरीके से दिए गए हैं और भारत सरकार द्वारा इसमें अंकुश लगाने के लिए कई प्रयास भी किए गए हैं, जैसे राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अधिनियम 2022, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी नियम और नाडा के लिए प्रमुख पहलें भी शुरू की गई हैं। अब आती हैं अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियां, जिसमें खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024। इस रिपोर्ट को UNEP यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा जारी किया गया। यह रिपोर्ट वेस्ट एंड रिसोर्सेज एक्शन प्रोग्राम के सहयोग से जारी की गई है। अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस के आयोजन पर पहले प्रकाशित की गई है और इसे प्रतिवर्ष 30 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट आती है द ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस के बारे में। यह रिपोर्ट जो है GNAFC के द्वारा जारी की गई और यह रिपोर्ट हर साल फूड सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन नेटवर्क द्वारा तैयार की जाती है और इसे 2016 में GNAFC को लॉन्च किया गया था, जो यूरोपीय संघ, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन और विश्व खाद्य कार्यक्रम की एक संयुक्त पहल है, जिसके तहत इसे जारी किया गया था। यह खाद्य संकट के मूलभूत कारणों का पता लगाने, उन्हें दूर करने, वर्तमान में चल रही पहलों, साझेदारियों, कार्यक्रमों और नीतिगत प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने के ढंग से जोड़ने और एकीकृत करने का एक मार्गदर्शन प्रदान करती है। यह मानवीय सहायताओं और बेहतर बनाने और गंभीर आर्थिक संकट से सामना करने वाले लोगों की संख्या में कमी लाने हेतु सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और गैर सरकारी संगठनों को एक साथ लाता है। तो यहाँ पर जो है आपका सोशल इशू से रिलेटेड टॉपिक भी था, वो भी फिनिश होता है। अब नेक्स्ट क्लास में आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी और आपका संस्कृति से जो रिलेटेड जो टॉपिक है उसको कवर कर दिया जाएगा। इसके बाद आपका PT 365 का सेशन भी फिनिश हो जाएगा। तब तक आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।